मैं अपने परिवार की इकलौती लड़की थी। जब मैं पैदा हुई तो पूरे खानदान में उत्साह का माहौल छा गया। सब कहने लगे कि घर में लक्ष्मी आई है। अब तक हमारे घर में सारे लड़के ही थे, कोई भी लड़की नहीं थी और मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी। मेरा नाम दादी ने सोनम रखा। जैसे ही मैं होशियार हुई तब सब लोग मेरे पास आकर मेरी शादी की बातें करने लगे थे। मुझे भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। जो भी आता मेरे लिए गुड़िया गुड्डे लेकर आता और मैं भी उत्सुकता से आकर उनकी शादियाँ कराया करती थी। मेरी दादी हर गुड़िया का नाम सोनम रखती और खुशी खुशी मेरी गुड़िया गुड्डा की शादी में झूम झूम कर नाचती। इसी तरह के शादी में झूम झूम कर नाचती। इसी तरह के हंसी खुशी के माहौल में वक्त का पता ही नहीं चला कि कब पंख लगाकर उड़ गया और मैं जवानी की दहलीज पर आ गई। जवान होते होते पूरे खानदान में चर्चे होने लगे कि अब सोनम की शादी बड़े ही धूमधाम से करी जाएगी। मेरा बचपन से ही बड़ा अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, क्योंकि शहर की ज़िंदगी से मैं बोर हो गई थी। असल में मेरे घर में कोई लड़की तो थी नहीं और स्कूल कॉलेज में भी मेरी कोई सहेली दोस्त नहीं बनी, क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करना की आदत नहीं रही थी। क्योंकि मेरे बचपन में कोई भी लड़की मेरे पास नहीं थी, सारे मेरे कज़न लड़के ही थे और घर में पड़ी अकेले अकेले बोर होने लगती थी। शहर की आबो हवा तो आप सबको पता है, शहर क्या है, बिल्डिंग का एक जंगल है। और मैं कहानियाँ भी बहुत पढ़ती थी, तो मेरा जहन ऐसा बन गया कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो जाए, ताकि गांव की खुली हवा में रहकर मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूं। और हाँ, एक और सपना था कि मेरा कोई ना कोई नंद ऐसे ही हो जिसकी शादी न हुई हो, ताकि मैं शादी के बाद कम से कम एक दोस्त बना सकूं। मुझे अपनी शादी के इतने अरमान थे। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने पति के साथ यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, यह करूँगी, वह करूँगी, और बहुत सारे ऐसे अरमान थे जो मैं बता भी नहीं सकती। धीरे धीरे मेरी शादी की बात चली और एक दिन बहुत ही अच्छा रिश्ता हमारी नज़र में आ गया। मेरी दादी ने जाकर देखभाल की, मेरे भाइयों और पिताजी ने उस रिश्ते की पूछताछ की। सब कुछ समझ में आने के बाद मेरी शादी के बंधन में बंधने का टाइम आ गया और जैसे मेरे अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, वह पूरा हो गया। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर शहर से गांव की तरफ आ गई। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। हर दिन एक नया उत्साह मेरे अंदर रहता था। रोज लगता कि आज कुछ नया करने को मिलेगा, कहीं नई जगह घूमने को मिलेगी, कुछ नया खाने को मिलेगा। और इसी तरह 2 महीने पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उस परिवार के साथ घुल मिल गई, लेकिन जैसे जैसे मैं घुलती गई तो मुझे लगा कि यह तो बहुत ही अजीब परिवार है। हालांकि बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती जिससे मैं हैरान हो जाती। मेरी शादी गांव में हुई थी। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे। पहला तो यह कि मेरा पति शादी के बाद ही विदेश कमाने के लिए चला गया। अब यहाँ मेरी पहचान वाला, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी मदद करने अपने आप ही कर रही थी। एक रात की बात है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, इतनी तेज़ थी कि मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। बाद में ना जाने मेरी आँख कब लग गई। अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी सासू माँ ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। बहू, क्या अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। बाद में ना जाने मेरी आँख कब लग गई। अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी सासू माँ ने मेरे दरवाज़ा खटखटाया। बहू, क्या अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे अभी 1 ही घंटा हुआ था सोए हुए। अपनी आँख मलते हुए राई और मेरी आंखें लाल थी। मेरी आंखों को देखकर मेरी सासू माँ हैरान हो गई
क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? मैंने सारी बात बताई कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। बेटी, यह घर इतना बड़ा है कि अच्छा भला इंसान भी डर जाए। तुम ऐसा करना, कल से अपनी मेहनत के कमरे में अपने साथ ही सो जाना। आखिर वह तेरी बहन जैसी है। मुझे सास की यह बात अजीब सी लगी, क्योंकि वह अपनी बेटी को बेटी के बदले नंद कह रही थी। ठीक है माँ जी, मैं कल नेहा दीदी के कमरे में सो जाऊंगी। फिर से नाश्ता बनाने लग गई। अभी तक नेहा सोई हुई थी। फिर हमने उसे उठाया और हम सब ने मिलकर एक साथ नाश्ता किया। इसके बाद मेरी ननद कॉलेज चली गई और मैं दिन भर यही सोचती रही कि आख रात भर किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। शाम हुई तो मैं यह बातें भूल गई, लेकिन सोने से पहले याद आया कि माँ जी ने मुझे नेहा दीदी के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, खोला और बोली, भाभी सब ठीक तो है? मैंने कहा, माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। नेहा बोली, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती, क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ तो लाइट सारी रात जलती रहती है, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। नेहा की बात सुनकर मैं हाथ पकड़कर बोली, कोई बात नहीं दीदी, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर माहौल में सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने कमरे से डर लगता है। आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर नेहा ने मुंह बना लिया और ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाना। मैंने कहा, आज से ही आपके कमरे में सोऊंगी। कल रात तो मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाले आंगन से सुनी थी, इसलिए डर की वजह से अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर और कंबल ले आऊं। वापस आए तो नेहा अपना कमरा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। रात भर वही होता रहा, अजीब सी आवाज़ें। मेरा दिल दहल रहा था। अगली सुबह जब मैंने अपनी सास को बताया कि नेहा ने मुझे अपने कमरे में नहीं सोने दिया, तो उन्होंने नेहा को बहुत डांटा और कहा कि कल से अपनी भाभी को अपने साथ ही सुलाना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब नेहा के पास कोई बहाना नहीं था। जैसे ही रात हुई, उसके कमरे में अपनी जगह बना ली और कंबल लेकर सो गई। रात का पता नहीं कौन कौन सा था कि नेहा को प्यास लग गई थी। उसने मुझे जगाया और कहा कि भाभी बाहर जाकर जरा मुझे पानी ला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। यह बातें सुनकर मैं घबरा गई। क्या हुआ नेहा, तुमने रात को क्या खाया था? वह बोली, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं शर्मिंदा होकर उठी और पानी लेने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि नेहा मेरी तरफ गुस्से से भरी नज़रों से घूर रही थी। मैं पानी लेने के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं हैरान रह गई। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी डर की वजह से जान निकल गई। रात का अंधेरा ऊपर से घर की इतना ज़्यादा बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था। मैं 10 मिनट तक नेहा के कमरे के बाहर खड़ी रही और उसके दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भागती हुई अपने कमरे की तरफ गई, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने जैसे जैसे करके अपने कमरे की लाइट ऑन की और अच्छी तरह इधर उधर देखा और कुंडी लगाकर अपने बेड पर लेट गई। फिर अचानक किसी शोर से मेरी आँख खुल गई। यह बिल्कुल वैसा ही शोर था। इस शोर को सुनते ही मैं डर की वजह से मेरी हालत खराब हो जाती। काफ़ी रात गुजर गई और सुराना भी बंद हो गया। अब मैंने राहत की सांस ली। सुबह मेरी आँख खुली, पर अब मैंने तय कर लिया था कि मैं जानकर रहूँगी कि फिर वह मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं दे रही। मैंने इस बारे में अपने साथ के साथ को शिकायत नहीं की, पर अब मुझे रहा नहीं गया। मैं अपनी मैडम से पूछ ही लिया। वह तो पलटकर मुझे ही सुनाने लगी। कहने लगी, भाभी मैंने कल रात आपसे पानी आपको लाने के लिए भेजा था, पर उसके बाद ना जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतज़ार करती रही। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि लोग कितने मतलबी और झूठे होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं।
मैं अभी रात को नेहा के कमरे में सो गई। रात को फिर से वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने उससे वादा लिया कि वह दरवाज़ा बंद नहीं करेगी। फिर उसने फिर से वही हरकत की, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मुझे फिर से अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोचा कि अब कल से पानी लेने नहीं जाऊंगी। मैंने अगली सुबह मैंने नेहा से कोई शिकायत नहीं की कि दिन गुजर गया और मैं रात को फिर से उसके कमरे में सो गई। रात के 2:30 बजे उसने मुझे वैसे ही जगाया और बोली, भाभी मुझे घबराहट हो रही है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। पर मैंने आपकी आंखें नहीं खुली। मैंने सोने की भरपूर एक्टिंग की। उसने मुझे जगाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने आंखें नहीं खोली। वह मुझे बार बार जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैं उठने वालों में से नहीं थी। फिर उसने मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ लगाई। मैं बिल्कुल भी नहीं, उसको यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। तब उसने अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबी उसके पास ही रखी हुई थी। फिर उसने अलमारी में से एक पोटली निकाली और एक नज़र मेरी तरफ देखा। फिर अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। हे भगवान, यह लड़की रात के समय कहाँ जा रही है? उसको घर की इज्जत का कोई ख्याल होना चाहिए था। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं जाकर अपनी सासू माँ को बता दूं कि नेहा आधी रात को किसी से मिलने जा रही है। फिर मैंने सोचा कि इसमें हम सबकी बदनामी है। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद नेहा को समझा कर देखूंगी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। पीड़ित फिर से खिड़की खुली और आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं चुपचाप लेटी रही। देखा, नहीं, कमरे की खिड़की से दोबारा वापस अंदर आ रही थी। उसने खिड़की और अलमारी बंद कर दी और हैरत के साथ उसकी तरफ देखती रह गई। लेकिन यह तो बड़ी बहादुर निकली। अब मुझे समझ आ गया था कि नेहा मुझे रात को पानी के बहाने कमरे से बाहर क्यों भेजती थी। मैंने एक ऐसा आइडिया आया। अगले दिन नेहा कमरे में सोने से पहले मैं उसको सख्ती से मना कर दूंगी कि आधी रात को मुझे पानी के लिए मत जगाया करो, मेरी नींद खराब होती है। इसलिए मैं आज पहले ही जाग में पानी भर कर लेकर आई और टेबल पर रख दिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था कि वह मुझे रात को जगाए। रात के उस वक्त बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं सोने का ड्रामा कर रही थी। उसने वैसे ही खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। वह हैरानी से देख रही थी। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बेड से उठी और नेहा की तरफ मैंने भी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। खिड़की पिछवाड़े में खुलती थी, नहीं तो तेज रफ्तार से चल रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा, मेरी नंद इतनी बहादुर और दिलेर है, फिर मुझे किस बात का डर, जबकि मैं सच की तलाश के लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, पर भगवान का शुक्र है उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। यह एक पुराना खंडर था, शायद कोई कब्रिस्तान था, और नेहा वहां अंदर चली गई और जाकर न जाने क्यों वह जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लग गई। उसे ऐसा करता देखा मैं तो उसे उल्टे पैर वापस मुड़ के घर आ गई। फिर मैंने सोचा नेहा को कैसे काबू किया जाए। फिर बैठे बैठे मेरे दिमाग से एक और आइडिया आया। मैंने नेहा से सारी हकीकत जानना चाहती थी। घर के बाकी सारे दरवाजे बंद होते थे, इसलिए नेहा आने जाने का रास्ता वह खिड़की ही थी। मैंने उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और खुद उसके पास बैठ गई। नेहा के आने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे नेहा आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। नेहा ने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर मैंने उसको अंदर से कहा, नेहा, मुझे तेरी हकीकत का अंदाजा हो गया है, पर जब तक मुझे पूरी बात नहीं बता देगी मैं खिड़की नहीं खोलूंगी और तुम सुबह तक घर के बाहर ही रहोगी। घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बातों को सुनकर नेहा गुस्से में आ गई। अरे भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई?
जल्दी खिड़की खोलो, मुझे अंदर आने दो, जल्दी करो, अब खोल भी दो। नेहा की जल्दबाजी बता रही थी कि वह डर गई थी। मैंने साफ मना कर दिया, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। फिर यह बोली, भाभी एक बार खिड़की खोल दो तो मैं अंदर आकर आपको सारी बात बताती हूँ। अब वह मुझसे मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उसको अपनी कसम देकर खिड़की खोल दी और कहा, सारी बात सच सच बता। नेहा अंदर दाखिल हुई और मुझे गुस्से से देखने लग गई और मुझे बोली, भाभी भगवान से कहो, मेरे ऊपर शक करोगी, मैं भगवान से डरती हूँ। मुझे अपने परिवार की इज्जत प्यारी है, मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। सच कहते हुए नेहा ने अलमारी की तरह बड़ी जो पोटली उसके हाथ में थी वह देखने के लिए मैंने उसके हाथों से वह पोटली छीन ली और कहा कि पहले मुझे यह सारी बात बताओ, नहीं तो मैं माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरे धमकी देने से वो बहुत डर गई। अच्छा बैठो भाभी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला दिन था। वहाँ कुछ लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं बहुत डर गई थी। बस यही मासूमियत जमींदार के बेटे को पसंद आ गई और वह मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उसे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना। एक दिन उससे मिन्नतें करने लग गई कि वह भगवान के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल है। वह कहने लगा, छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ एक मुलाकात करनी होगी ताकि वह मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो मुझे मना कर देना, फिर मैं दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं उसकी इस बात के लिए मान गई और उसने जहाँ बुलाया मैं वहाँ चली गई। वह काफ़ी बढ़िया होटल था जहाँ 100-200 लोग अक्सर बैठते थे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं बेफिक्र होकर चली गई। उसने दूसरी मंजिल पर बुलाया क्योंकि पहले फ्लोर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं ऊपर गई तो देखा पूरा हॉल खाली पड़ा था। मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा, कहाँ ले आई, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारा हॉल ही बुक करवा लिया क्या? उसने हाँ में सिर हिला दिया और शैतानी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वह आगे बढ़ा और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह मुझे अपनी तरफ खींचने लग गया कि अचानक एक लड़का वह फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे उस जमींदार के बेटे से बचाया। मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। जमींदार के लड़के की नीयत पता चलने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। 3-4 दिन बाद मुझे पता चला कि वह दूसरा लड़का भी हमारे कॉलेज का ही था। उसको जमींदार के लड़कों की हरकतों का पता था, इसलिए उसने हमारा पीछा किया था। उसका नाम सूरज था। मैंने उससे मिलकर उसका धन्यवाद किया। मुझे सूरज की एक बात बहुत पसंद आई कि वह बाकी लड़कों की तरह नहीं था। इसकी खबर जमींदार के बेटे विशाल को हुई। वह बहुत ताकतवर लड़का था। उसने सूरज को नुकसान पहुंचाने शुरू कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं विशाल की जान ले लेती। ऐसा करते करते 1 साल निकाल गया। अब विशाल अपने कमीनापन पर उतर गया। प्रोफेसर ने सूरज को एक ऐसा काम दिया जिसको पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन था। विशाल अपनी चाल चले कि सूरज फैल हो जाए। प्रोफेसर ने हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए कहा था, जिसके बारे में मैं किसी को पता नहीं था कि कहाँ से मिलेगा। सूरज ने बहुत कोशिश की पर कॉलेज के आसपास विशाल की बहुत चलती थी, इसलिए सूरज की कोशिश नाकामयाब हो गई। इसलिए मैंने उसकी मदद करने की ठान ली क्योंकि उसने उस समय मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। फिर मैंने पुरानी कब्रों की तलाश शुरू कर दी। किसी ने बताया था कि कब्रिस्तान में इंसानी हड्डियाँ मिल जाती है, इसलिए मैं दिन तो यह काम नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं दिन में यह जगह देख आती थी और रात को वहाँ जाती। आज कुछ आखिरी
चीज़ें रह गई थी जो मुझे पूरी करनी थी, अभी सारा कुछ पूरा हो गया। उसने खुशी के साथ मुझे अपनी पोटली खोलकर दिखाई तो मैं हैरान रह गई और हम दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। अपनी ननद की पढ़ाई के बाद अपनी कोशिशों से उसकी शादी सूरज के साथ करवा दी, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश में मेरे पति ने भी मेरा साथ दिया और हमने मिलकर दोनों की शादी करवा दी। सूरज और नेहा की ज़िंदगी में बहुत खुश है। हर रात के पीछे ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत ही हो, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट से पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।